गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, अजय सर फाइनल में आपका स्वागत है। मैं अल्ताफ सर आज आपको हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई की पहली पोएम पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है चांदनी रात। मगर विद्यार्थी मित्रों, इस कविता को पढ़ाने से पहले आपका 9वीं कक्षा में अजय सर फाइनल की ओर से स्वागत है। आप एक कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में आपने कदम रखा है। विद्यार्थी मित्रों, 8वीं और 9वीं कक्षा के हिंदी में और हिंदी के पढ़ाई में अंतर है। इस अंतर को पहले आपको समझना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, 8वीं कक्षा का हिंदी का बुक छोटा था, पोर्शन कम था। उसका हिंदी का पेपर 50 मार्क का होता था। 9वीं कक्षा में हिंदी का बुक बड़ा है, पोर्शन बड़ा है और पेपर का फॉर्मेट भी चेंज हुआ है। जो पेपर पहले 50 मार्क का होता था वो अब 80 मार्क का है। इसके लिए आपको आपके पढ़ाई में भी अंतर लाना होगा। आपकी पढ़ाई एक के पढ़ाई से उसका स्तर अब बड़ा होना चाहिए। ओके, इसलिए टेक्स्ट बुक और नोटबुक का होना जरूरी है। कविता पढ़ाते समय जो शब्दार्थ आपको बोर्ड पे लिखाए जाएंगे उस शब्दार्थ को आपको याद करना है, क्योंकि इस शब्दार्थ के भी अर्थ पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो सोमत लिखने का हमारा तरीका था वो सोमत लिखने का तरीका भी हमें बदलना होगा। ओके, 8वीं कक्षा के सोमत उसको मिलने वाले मार्क्स, 9वीं कक्षा का सोमत उसको मिलने वाले मार्क्स, इसमें अंतर रहेगा। मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मगर पढ़ाई करने की जरूरत है। आपको पढ़ना होगा। ओके, हिंदी भाषा में उसमें भी बदलाव आया। जो हमारी 8वीं की जो भाषा थी वो सरल भाषा थी, 9वीं की थोड़ी सी और कठिन भाषा होगी। इसलिए पढ़ाते समय, वीडियो देखते समय आपका कंसंट्रेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन सेशन अभी हम ले रहे हैं इसमें भी आपका स्वागत है। मुझे पता है ये चीज आपके लिए नहीं है, लेकिन जैसे आपके लिए नहीं है वैसी ये चीज हमारे लिए भी नहीं है। मगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने से पहले, जैसे आपका वीडियो स्टार्ट होगा, आपके स्क्रीन पे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो मैटर आएगा। आप उसको पॉज करके पढ़ना है। उससे पहले आपको ओवरव्यू मिलेगा कि उस चैप्टर में क्या है, आप उसको पढ़ो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उस वीडियो को देखने से पहले एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो। अगर नहीं है तो जो मैं पाठ पढ़ाने वाला हूं उसका हिस्सा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आएगा। उसको पॉज करो, पढ़ो, फिर वीडियो देखो, फिर समझ में नहीं आया फिर उसको पीछे जाओ, फिर एक बार रीड करो और फिर वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। इस तरह से हम मिलकर 9वीं कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि बहुत आसान होगा और हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, यानी ये आपके स्कोरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। दोस्तों, अब हम और आप मिलकर 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करते हैं। सब पहली इकाई की पहली कविता जिसका नाम है चांदनी रात। ओके, और इस कवि मैथिली शरण गुप्त।
यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और जिनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी अनेक रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी जो प्रमुख कृतियां है उसमें साकेत ये उनका महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारती खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। चांदनी रात ये जो कविता है इसे खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। इसकी काव्य विधा खंड काव्य है और इस खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है, जो हकीकत है वही बताई जाती है। प्रस्तुत अंश पंचवटी इस खंड काव्य से लिया गया है। देखो खंड काव्य में होता क्या है, फिर से सुनो। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। मानव जीवन के किसी एक घटना को प्रधानता मतलब प्रमुखता दी जाती है। इसमें किसी भी प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं मिलता, यानी हवा में की गई बात को यहाँ पे स्थान नहीं मिलता। जो हकीकत है उसी को यहाँ पे लिखना होगा। आज हम जो पढ़ रहे चांदनी रात ये काव्य पंचवटी इस खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति का, छटा का सुंदर रूप बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर चित्रित किया है। प्रकृति की छटा का, नेचर की खूबसूरती का बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पे चित्रित किया है और मधुरता के साथ साथ यहाँ पे चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में व्यंजित किया है। चांदनी रात का मनोहारी, मन को हरने वाला, मन को सुंदर लगने वाला ऐसा वर्णन इस कविता में किया है। अभी हम पोएम पढ़ते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। फूलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। चांदनी रात इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ऐसी एक चांदनी रात का वर्णन किया है जो प्राकृतिक है, नेचुरल ब्यूटी है। दोस्तों यहाँ पे चारू का मतलब हमें समझना है। चारू का मतलब होता है सुंदर, मनोहर। इसके बाद थल का मतलब भूमि होता है, अवनी का मतलब पृथ्वी होता है और अंबर का मतलब आकाश होता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सुंदर चांदनी रात का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये रात में ये चांदनी रात कितनी खूबसूरत है। चांदनी रात की सुंदर किरणें, चांदनी रात की चंचल किरणें खेल रही है। किसमें खेल रही है? जल और थल में।
मतलब पानी में भी और जमीन पर भी चांदनी रात की सुंदर किरणें खेल रही है। समझ में आ रहा है? चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि सुंदर चंचल चंद्र की किरणें जल और थल में खेल रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। हम किधर भी देखेंगे, हम चारों तरफ अगर देखेंगे, जिधर हमारी नजर जा रही है उधर तक हम देखेंगे तो चारों तरफ स्वच्छ साफ सुथरी ऐसी चांदनी मतलब चांद की रोशनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में, पृथ्वी और आसमान में। जिधर भी हमारी नजर जाएगी उधर चारों तरफ, अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश। आपको अगर मैं प्रश्न पूछूंगा कि चारों चंद्र की चंचल किरणें कहाँ खेल रही है, तो जल और थल में। चांदनी रात की किरणें कहां पर बिछी हुई है, अंबर और अवनी में। ओके, तो इस तरह से पहली चार लाइन, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसके बाद पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती धरती, पुलक मतलब रोमांच, खुशियां, हरित यानी हरी भरी, तृण यानी घास, मंद यानी धीमा। शब्दार्थ भी बहुत अच्छे से ध्यान में देना है दोस्तों। पुलक खुशियां, रोमांच, हरित हरी, तृण घास, मंद धीमा। देखो, पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से, मतलब चांदनी रात में इस धरती पर और आकाश में कौन कौन सी गतिविधियां होती है, कौन कौन सी हलचल होती है, ये कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें बताया है। मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं कि पुलक प्रकट करती धरती, धरती अपनी खुशियों को प्रकट कर रही है, धरती पुलकित हो रही है। पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से, तृण मतलब घास, हरे भरे घास के नोकों से धरती अपनी खुशियां प्रकट कर रही है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहां पर बता रहे हैं कि धरती अपने हरित मतलब हरे भरे घास के नोकों से खुशियां प्रकट कर रही है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तरु मतलब पेड़, ओके, और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पवन यानी हवा, और जिस समय हवा चलती है तो पेड़ भी क्या होते हैं, झूमते हैं, और पेड़ भी झूमकर अपनी खुशियों को प्रकट करते हैं। हरि मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। हल्की हल्की हवा चल रही है और हल्की हल्की हवा के झोंकों से पेड़ भी क्या हो रहे हैं, झूम रहे हैं। इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहा है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों सुंदर चंद्र की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही है और स्वच्छ चांदनी अंबर और आकाश में बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। चांदनी रात में धरती
अपनी खुशियों को प्रकट करती है। वो किससे प्रकट करती है? हरे भरे घास के नोकों से प्रकट करती है। और चांदनी रात में जब मंद मंद हवा चलती है तो उस मंद मंद हवा के झोंके से पेड़ भी मानो झूम रहे हैं। इतना यहाँ पे बताया है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वो, निरानंद है कौन दिशा। देखो यहां पे हम पहले शब्दार्थ समझेंगे। स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। स्वच्छंद किसको कहते हैं? जो अपने इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला। निस्तब्ध जो हिलता डुलता न हो, ऐसा निस्तब्ध जो हिलता डुलता न हो, स्टैच्यू। इसके बाद सुमंद बहुत धीमी, सुमंद है बहुत धीमी। अब इसके बाद निरानंद जिसमें आनंद न हो, निरानंद मतलब जिसमें आनंद न हो, आनंद रहित। यहां पे क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण यहां पर बताते हैं, चांदनी रात की विशेषता बताते हैं। क्या है स्वच्छ चांदनी है, क्या है निस्तब्ध निशा। मतलब ये चांदनी कैसी है? निर्मल है। रात में चारों तरफ निर्मल स्वच्छ ऐसी चांदनी बिछी हुई है। और निशा यानी रात जो है निस्तब्ध है। निस्तब्ध का मतलब मैंने आपको क्या बताया? जो हिलता डुलता न हो। ओके, तो यहाँ पे कवि मैथिली शरण गुप्त जी चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश का वर्णन करते हुए बताते हैं कि चांदनी रात में स्वच्छ प्रकाश चारों तरफ बिखरा हुआ है। और जो रात्र है, जो निशा है, वो कैसी है? निस्तब्ध है स्वच्छंद सुमंद गंध वो, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। ओके, सुमंद का मतलब हमने बताया बहुत धीमी। और निरानंद का मतलब हमने देखा जिसमें आनंद न हो। देखो है स्वच्छंद सुमंद गंध वो गंध कैसा है? स्वच्छंद है, सुमंद है। स्वच्छंद जो अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। सुमंद यानी सुमंद का मीनिंग क्या दिया यहाँ पे? बहुत धीमा, यानी चारों तरफ गंध अपनी इच्छा के अनुसार धीमे धीमे फैल रही है, धीमे धीमे फैल रही है। देखो है स्वच्छंद सुमंद गंध वो, निरानंद है कौन दिशा। और चारों दिशाओं में, चारों तरफ इस चांदने रात के सुमंद गंध ने सभी दिशाओं को आनंदित कर दिया है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहां पर आनंद न हो। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद का मतलब है आनंद से रहित, मतलब आनंद का न होना। कौन सी दिशा ऐसी है जहां पर आनंद नहीं है? तो हम इसका उत्तर बताएंगे, चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। चांदनी रात की विशेषता बताते समय कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहां पर बता रहे हैं कि स्वच्छंद सुमंद गंध वो, निरानंद है कौन दिशा। मतलब चांदनी रात में चारों तरफ सुगंधित गंध अपनी इच्छा के अनुसार धीमे धीमे फैल रहा है। और चारों तरफ सभी दिशाओं में वो गया हुआ है। अभी ऐसी कोई भी दिशा ऐसी नहीं है
जो आनंद से रहित है या जिस दिशा में आनंद न हो, अर्थात चारों तरफ गंध है और आनंद ही आनंद है। ओके, इसके बाद बंद नहीं अभी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। फिर सुनो, बंद नहीं अभी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप। नियति मतलब भाग्य, होनी, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री। जैसे हम लोग पिक्चर में हीरोइन काम करती है ना, उसको हिंदी में नटी बोलते हैं। कार्यकलाप मतलब अपना जो काम है। ओके, कार्यकलाप मतलब गतिविधि, जो अपना काम है वो कर रहे हैं। यहां पर चांदनी रात इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए जो उसकी अलग अलग विशेषता है वो बताते हैं। चांदनी रात की गतिविधियों को यहाँ पर प्रकट करते हैं। बंद नहीं अभी भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप मतलब अभी भी कुछ भी नहीं है, पहले के जैसे नियति नटी के सभी काम, सभी गतिविधियां चल रही है। ओके, नियति का मतलब भाग्य, नटी मतलब अभिनय करने वाली स्त्री। तो कवि कहते हैं कि यहां पर कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, बल्कि रात्रि रूपी नटी के सभी कार्यकलाप पहले के जैसे ही चल रहे हैं। रात्रि रूपी नटी यानी रात रूपी हीरोइन की गतिविधियां पहले के जैसे अभी चल रही है। और इसकी विशेषता यह है कि कितने एकांत भाव से, शांत और चुपचाप। और इसकी विशेषता क्या है? ये बहुत ही एकांत भाव से, शांत और चुपचाप नियति नटी के कार्यकलाप चल रहे हैं। विशेषता यह है कि यहां पर सब कुछ शांत और चुपचाप हो रहा है, कहीं पर भी कोई कोलाहल नहीं है, कहीं पर भी कोई ये नहीं है, शोर नहीं है, चुपचाप और शांत रूप से ये चल रहा है। मतलब ये 8 पंक्तियां हमारे समझ में आ गई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या है निस्तब्ध निशा। मतलब चारों तरफ स्वच्छ और निर्मल ऐसी चांदनी बिखरी हुई है और रात जो है निस्तब्ध है, चुपचाप रात अपना काम कर रही है स्वच्छंद सुमंद गंध वो निरानंद है कौन? दिशा। और रात के समय में जो गंध है वो सुमंद यानी धीरे धीरे अपने इच्छा के अनुसार सभी दिशाओं में फैल रहा है और सभी दिशाओं में फैलकर सभी को उसने आनंदित कर दिया है। कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जो आनंद से रहित है। बंद नहीं अभी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। और नियति नटी के मतलब कवि कहते हैं कि रात की कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, पहले के जैसी वो सभी गतिविधियां, पहले के जैसी वो सभी हलचल अब भी चल रही है। मगर इसकी विशेषता यह है कि वो शांत और चुपचाप भाव से चल रही है, कहीं पर भी कोई कोलाहल या शोर नहीं है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप।